सोचिए एक ऐसा मसाला जिसके लिए कभी एक पूरे द्वीप का सौदा कर लिया गया हो और वो द्वीप कोई और नहीं बल्कि आज का मैनहट्टन था। ये सुनकर ये लगता है कि भाई ये कोई आम मसाला तो नहीं हो सकता। आज हम इसी मसाले यानी जाति फल या जायफल की कहानी और उसके आयुर्वेदिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक विस्तृत आयुर्वेदिक मोनोग्राफ है जो इसके इतिहास से लेकर इसके औषधीय गुणों तक हर पहलू पर रोशनी डालता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। और ये सफर सिर्फ मसाले का नहीं बल्कि ज्ञान के विस्तार का भी है। ये बहुत दिलचस्प है कि जायफल भारत का मूल पौधा नहीं है, ये बाहर से आया। अच्छा। हाँ, लेकिन जब ये यहाँ पहुंचा तो आयुर्वेदिक आचार्यों ने इसे अपनी कसौटी पर परखा और इसके उन गुणों को खोज निकाला जो शायद इसके मूल स्थान के लोग भी नहीं जानते थे। ये तो वाकई में बहुत दिलचस्प बात है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये मसाला आया। इसकी जड़ें कहाँ हैं? मतलब हमेशा से ये उत्सुकता रही है कि जायफल जैसा मसाला जो आज हर दुकान में मिलता है, आखिर आया कहाँ से? देखिए, इसकी शुरुआत होती है इंडोनेशिया के बहुत छोटे से बांडा द्वीपों से। बांडा द्वीप। जी, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स भी कहा जाता था। हजारों साल तक पूरी दुनिया में जायफल और जावित्री सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं द्वीपों पर रुकते थे। ये वहां के लोगों की संस्कृति का हिस्सा था, उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। तो फिर ये पूरी दुनिया में पहुंचा कैसे और इतना कीमती क्यों हो गया कि इसके लिए युद्ध होने लगे? इसका श्रेय जाता है अरब व्यापारियों को। उन्होंने इसका औषधीय और व्यावसायिक मूल्य पहचाना और सदियों तक इसके स्रोत को दुनिया से छुपाए रखा। अच्छा, मतलब एक रहस्य बना के रखा। हाँ, बिल्कुल। वो यूरोप के व्यापारियों को डरावनी कहानियां सुनाते थे कि इसे लाने के लिए खतरनाक समुद्रों और राक्षसों से लड़ना पड़ता है। मतलब वो इसे रहस्यमय बनाकर रखते थे ताकि उनकी मोनोपोली बनी रहे और कीमतें आसमान छूती रहें। और फिर यूरोपीय ताकतों को इस राज का पता चल गया। हाँ, और यहीं से कहानी बेहद हिंसक हो जाती है। 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी ने उन बांडा द्वीपों पर क्रूरता से कब्जा कर लिया। ओहो। उन्होंने हजारों स्थानीय लोगों को मार डाला और जायफल के व्यापार पर लगभग 200 साल तक अपना एकाधिकार जमाए रखा। वो इतने निर्दयी थे कि कीमतें ऊंची रखने के लिए गोदामों में भरी अतिरिक्त फसल को या तो समुद्र में फेंक देते थे या जला देते थे। एक मिनट, मतलब उस समय मसालों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि डच लोगों ने आज के न्यूयॉर्क शहर यानी मैनहट्टन को एक छोटे से जायफल वाले द्वीप के बदले में छोड़ देना बेहतर समझा। ये तो आज सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। अंग्रेजों के कब्जे में एक द्वीप था रैन, जहां जायफल उगता था। डचों ने उस एक द्वीप के बदले में अंग्रेजों को अपना पूरा न्यू एम्स्टर्डम दे दिया, जो आज मैनहट्टन है। अरे वाह। ये इतिहास का शायद सबसे महंगा सौदा माना जा सकता है। बाद में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने किसी तरह इसके पौधे चुराकर दूसरे देशों में उगाए और तब जाकर डचों का ये खूनी एकाधिकार खत्म हुआ। जिस पौधे के लिए इतनी मारकाट मची वो आखिर दिखता कैसा है? क्या खास है उसमें? हम तो जायफल और जावित्री को अक्सर दो अलग अलग मसाले समझते हैं। और यही इसकी सबसे अनोखी पहचान है। ये एक सदाबहार पेड़ है, लेकिन इसकी असल पहचान है इसके फल में। इसका फल पकने पर बिल्कुल आड़ू की तरह दो हिस्सों में फट जाता है। अच्छा। अंदर एक सख्त बैंगनी भूरे रंग का बीज होता है, वही है जायफल। लेकिन उस बीज के ऊपर एक लाल या नारंगी रंग का जाली जैसा आवरण लिपटा होता है, उसे जावित्री कहते हैं। मतलब एक ही फल से दो मसाले? जी, एक ही फल से दो अलग अलग गुणों वाले मसाले मिलना ये प्रकृति का एक अजूबा है। और इसकी कोई और पहचान? मान लीजिए फल ना लगा हो तो? है। अगर आप इसके किसी भी हिस्से को, तना, टहनी या पत्ते को हल्का सा भी खरोचेंगे तो उसमें से एक लाल या गुलाबी रंग का चिपचिपा रस निकलता है। ये इसकी बहुत पक्की पहचान है। तो आयुर्वेद ने इस अनोखे फल को क्या नाम दिया? इसे जाति फल कहते हैं, है ना? क्या इसके नाम भी इसके गुणों की तरफ इशारा करते हैं? हाँ, आयुर्वेद में नामकरण बहुत सोच समझ कर होता है। इसका वानस्पतिक नाम है माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस, जिसका मतलब ही है सुगंधित। संस्कृत में राजनिघंटु जैसे ग्रंथों में इसे मालती फल कहा गया। मालती फल? हाँ, यानी चमेली जैसे फूलों वाला सुगंधित फल। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है मदशोंड। मदशोंड? इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है जो मद या नशा पैदा करे। इससे पता चलता है कि हमारे आचार्यों को बहुत पहले से इसके नशीले प्रभाव के बारे में पता था, अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए।
और जावित्री के लिए जाति कोश नाम का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है जाति फल का आवरण। मतलब हर नाम एक कहानी कहता है। इसका इतिहास और पहचान तो समझ आ गई, पर असली बात तो इसके गुणों की है। आयुर्वेद इसे सिर्फ एक मसाले की तरह तो नहीं देखता है ना, वो इसे कैसे समझता है? आयुर्वेद किसी भी द्रव्य को समझने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। उसका स्वाद कैसा है, यानी रस, शरीर पर उसका असर गर्म है या ठंडा, यानी वीर्य, और पाचन के बाद उसका अंतिम प्रभाव क्या रहता है, यानी विपाक। ये तीनों मिलकर उसकी पूरी कहानी बचाते हैं। तो जातिफल इस फ्रेमवर्क में कहाँ फिट होता है? देखिए, जातिफल का रस यानी टेस्ट बहुत जटिल है। ये मुख्य रूप से तिक्त मतलब कड़वा और कटु यानी तीखा है। अच्छा। लेकिन साथ में हल्का कसैला भी है। इसका मतलब है कि यह शरीर में हल्कापन लाता है, अग्नि को बढ़ाता है और स्राव को रोकता है। और इसकी तासीर? फिर आता है इसका वीर्य, जो उष्ण है मतलब गर्म। ये शरीर में गर्मी पैदा करता है, जो वात और कफ के ठंडे और भारी गुणों को संतुलित करता है। और अंत में इसका विपाक यानी पाचन के बाद का असर, वो भी कटु मतलब तीखा होता है। लेकिन गर्म चीजें तो अक्सर शरीर में रूखापन पैदा करती हैं। क्या जायफल भी ऐसा ही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर इसके गुण काम आते हैं। ये लघु यानी हल्का और तीक्ष्ण यानी गहराई तक पहुंचने वाला तो है, लेकिन साथ ही स्निग्ध भी है। स्निग्ध मतलब तैलीय, ऑयल? जी, इसका यही तैलीय गुण इसकी गर्मी से होने वाले रूखेपन को बैलेंस करता है। एक ही द्रव्य में गर्मी और स्निग्धता का ये संतुलन ही इसे इतना खास बनाता है। तो इन सभी गुणों को, मतलब इसके स्वाद, तासीर और पाचन के बाद के असर को मिलाकर देखें तो ये शरीर में असल में करता क्या है, इसके मुख्य काम क्या हैं? इसके कर्मों का बहुत सुंदर वर्णन भाव प्रकाश निघंटु के कर्पूरादि वर्ग में मिलता है। वहां एक श्लोक है जो इसके लगभग सभी गुणों को एक साथ बता देता है। जाति फलम रसे तिक्तम तीक्ष्णोष्णम रोचनम लघु कटुकम दीपनम ग्राही स्वर्यम श्लेष्मनिलापहम मुख वैरस्य दौर्गंध्यम मल कृष्णत्वनाशिनम कृमिकासव मिश्वास शोषपीनस हृदगदान। वाह, ये तो बहुत व्यापक वर्णन है। क्या हम इसे थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इस श्लोक के अनुसार सबसे पहले ये पाचन तंत्र पर काम करता है। ये दीपन है यानी भूख बढ़ाता है, ये पाचन है यानी भोजन पचाने में मदद करता है, और ये ग्राही है। ग्राही? हाँ, ग्राही का मतलब है ये आंतों से अतिरिक्त पानी सोखकर दस्त को रोकता है। यहाँ मुझे एक विरोधाभास सा लग रहा है। एक तरफ ये दीपन यानी भूख बढ़ाने वाला है जो पाचन अग्नि को तेज करता है, और दूसरी तरफ ग्राही है जो दस्त को रोकता है। ये संतुलन कैसे काम करता है? ये आयुर्वेद की खूबी है। जायफल सीधे अग्नि को बढ़ाता है। जब अग्नि ठीक से काम करती है तो भूख भी लगती है और भोजन भी सही से पचता है, जिससे अधपचा भोजन, जिसे हम आम कहते हैं, वो नहीं बनता। दस्त का एक मुख्य कारण यही आम होता है। अच्छा, तो ये कारण पर काम करता है। बिल्कुल, ये कारण पर काम करके दस्त को रोकता है, न कि केवल लक्षणों को दबाकर। ये अग्नि को सामान्य करता है, जिससे दोनों काम एक साथ होते हैं। ये तो अद्भुत है। और पाचन के अलावा? इसलिए गायक और वक्ता इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये मुख वैरस्य दुर्गंध्य नाशक है, यानी मुंह का स्वाद ठीक करता है और दुर्गंध मिटाता है। आपने कहा कि ये उष्ण और तीक्ष्ण है, जो उत्तेजक गुण लगते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ये नींद लाने में भी मदद करता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। यहीं पर आयुर्वेद का सबसे गहरा कॉन्सेप्ट प्रभाव सामने आता है। प्रभाव किसी औषधि का वो विशेष कर्म है जिसे उसके रस, वीर्य, विपाक से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। ये उसकी अपनी अनूठी, एक तरह से रहस्यमयी शक्ति है। जायफल के कई कर्म उसके प्रभाव के कारण हैं। तो ये नींद वाली बात इसका प्रभाव है? हाँ, इसका उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हुए भी निद्रा जनन यानी नींद लाने वाला होना इसका प्रभाव है। ये मस्तिष्क में बढ़े हुए वात दोष को शांत करता है, जो चिंता और अनिद्रा का मुख्य कारण है। ये आधुनिक नींद की गोलियों की तरह आपको सुलाता नहीं, बल्कि मन को शांत करके एक प्राकृतिक और गहरी नींद लाता है। और जिसके बाद कोई भारीपन भी महसूस नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। और इसके क्या-क्या प्रभाव हैं? दूसरा बड़ा प्रभाव है त्वचा पर। कई ग्रंथों में लिखा है कि जातिफल व्यंग यानी चेहरे की झाइयों या मेलाज्मा के लिए एक एकल औषधि है। सिर्फ जायफल? हाँ, इसका लेप सीधे झाइयों पर काम करता है।
ये सिर्फ इसकी गर्मी के कारण नहीं है, बल्कि ये इसका एक विशिष्ट प्रभाव है जो त्वचा की रंगत को सामान्य करता है। और तीसरा? तीसरा प्रभाव सबसे अनोखा है, जो इसकी प्रजनन प्रणाली पर क्रिया को लेकर है। आचार्य शारंगधर ने इसे शुक्र स्तंभन के लिए श्रेष्ठ माना है। शुक्र स्तंभन मतलब वीर्य को रोकने वाला? जी, जो इसे शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में उपयोगी बनाता है। लेकिन साथ ही ये वृक्ष भी है, यानी ये यौन शक्ति को बढ़ाता भी है। अहे, मतलब ये शरीर की जरूरत के हिसाब से काम करता है, बढ़ाता भी है और नियंत्रित भी करता है। ये तो वाकई अनोखा है। यही इसका प्रभाव है। एक ही औषधि का ये संतुलन बनाने वाला गुण ये सिर्फ उत्तेजित या शांत नहीं करता, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार काम करके संतुलन स्थापित करता है। इतने सारे गुणों को देखते हुए आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या कोई खास दवाइयां हैं जिनमें ये प्रमुख होता है? इसके कई शास्त्रीय योग हैं, जैसे जातिफलादी चूर्ण, जिसका उपयोग संग्रहणी यानी आईबीएस, पुरानी खांसी और दमा जैसी स्थितियों में होता है। और बाहरी उपयोग के लिए? बाहरी उपयोग के लिए जातिफल लेप बनाया जाता है, जो झाइयों, सिर दर्द और जोड़ों के दर्द में बहुत प्रभावी है। और चरक संहिता में तो भोजन के बाद पाचन सुधारने और मुंह को सुगंधित रखने के लिए तांबूल यानी पान में भी इसके प्रयोग का उल्लेख है। ये इतना शक्तिशाली है, तो क्या इसके इस्तेमाल में कोई सावधानी भी बरतनी पड़ती है? वो मदशौंड नाम थोड़ा चिंताजनक है। सावधानी बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी तासीर गर्म होने के कारण पित्त प्रकृति के लोगों को या जिन्हें एसिडिटी, अल्सर जैसी समस्या हो, उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में या किसी शीतल द्रव्य के साथ करना चाहिए। और गर्भावस्था में? गर्भावस्था में भी इससे बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका अत्यधिक सेवन, मतलब 5 ग्राम से अधिक, विषाक्त हो सकता है। अच्छा। इससे चक्कर आना, मतिभ्रम या दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए बताई गई मात्रा, जो आमतौर पर 1 चुटकी या 250 से 500 मिलीग्राम ही होती है, में इसका सेवन करना पूरी तरह सुरक्षित है। तो जायफल सिर्फ एक सुगंधित मसाला नहीं है, यह तो एक ऐसी औषधि है जिसका इतिहास युद्ध और व्यापार से जुड़ा है और जिसके गुणों को आयुर्वेद ने बहुत गहराई से समझा है। पाचन सुधारने से लेकर गहरी नींद लाने, आवाज को मधुर बनाने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने तक इसका दायरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इसका उष्णवीर्य और कटु विपाक इसे वात कफ से जुड़े विकारों के लिए एक बेहतरीन औषधि बनाता है। लेकिन इसका प्रभाव ही है जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाता है। खासकर झाइयों और यौन क्रिया पर इसका संतुलनकारी असर ये दिखाता है कि आयुर्वेदिक आचार्य सिर्फ गुणों को नहीं, बल्कि औषधि के विशेष चरित्र और उसकी बुद्धि को भी समझते थे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके शारीरिक और मानसिक गुणों का तो वर्णन है, लेकिन एक बात और है, इसकी सुगंध और उसका हमारी चेतना पर प्रभाव। क्या ये संभव है कि सिर्फ इस प्राचीन मसाले की सुगंध का भी हमारे मन और चेतना पर ऐसा कोई सूक्ष्म असर होता हो जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है? ये सोचने वाली बात है।